प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। ठीक है, अब इसका यूज़ करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय जो आपने सावधानियां बरती थी वो तो इसमें बरतनी है ही है, साथ में ये दो सावधानियां और भी बरतनी है। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। ठीक है, सीधा खड़ा रखना चाहिए, तिरछा नहीं, बिल्कुल टेढ़ा नहीं करना है आपको। और दूसरी सावधानी, तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप जो है वो मापना है। ठीक है, बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। भुजों को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। क्या प्रयोगशाला तापमापी से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं, इसके लिए भी एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करें। क्रियाकलाप 4.5, किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। अब आपको क्या करना है, बीकर में थोड़ा सा गर्म जल लेना है और तापमापी के बल्ब को उसमें डुबोना है। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। ठीक है, जैसे ही आप इस तापमापी को जल से बाहर निकालेंगे आप देखेंगे कि उसका जो टेम्परेचर, जल का जो टेम्परेचर था वो एकदम से पारा नीचे को आने लगा है, नीचे की तरफ आने लगा है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। ठीक है, तो आप तभी उसका पाठ्यांक नोट करेंगे जब हम जिसमें हमें जिसका ताप हमें मापना है उसमें ये रखा हुआ है, तभी हमें उसका पाठ्यांक नोट करना है। लेकिन जैसे ही हम इसको निकालेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, पारा जो है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम इससे अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नहीं माप सकते हैं। ठीक है, स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हम प्रयोगशाला तापमापी को अपने मुंह से निकालेंगे तो टेम्परेचर जो उसका पारा है वो गिर जाएगा। ठीक है, तो हम टेम्परेचर नहीं देख पाएंगे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या था। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंक देखते हैं? इस तरह से आप बल्ब के पास एक किंक देखेंगे, तो इस किंक की वजह से ही, इस विभंग की वजह से ही जो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो पारा है वो ऊपर या नीचे नहीं जाता है मुंह से बाहर निकालने के जब हम मुंह से बाहर निकालते हैं तो इसका जो पारा है वो नीचे या ऊपर नहीं जाता है, थोड़ी देर वहीं टिका रहता है। जब हम इसको हिलाते हैं तो ये 35 से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो यही कारण है, इसकी वजह से ही जो पारा है वो ऊपर नीचे नहीं जाता है। लेकिन प्रयोगशाला तापमापी में ये विभंग या किंक नहीं होता है, जिसकी वजह से पारा जो है वो मुंह से निकालते ही या जहाँ से हमें इसका टेम्परेचर नापना है वहाँ से निकालते ही ये जो है वो गिर जाता है। ठीक है, तो विभंग का क्या लाभ है? ये पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। क्या करता है? पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। बूझो ये जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? तो देखिए, जब तापमापी का बल्ब जो है वो किसी वस्तु के संपर्क में आता है जहां उसे ऊष्मा मिलती है। ठीक है, तो जैसे ही इसको ऊष्मा मिलती है तो पारे का तल जो है वो प्रसार करता है, फैलता है। ठीक है, तो फैलने की वजह से ही इसके पारे के तल में परिवर्तन आता है, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। क्या है? पारा एक विषाक्त पदार्थ है, विष है, एक जहर है। और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान जो है वो अत्यंत कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है इसका निपटारा करना। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण की, ऊष्मा के ट्रांसफर की। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, जब किसी बर्तन को आग पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, वह गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। ठीक है, जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जब बर्तन को आग पर से हटा लेंगे तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा जो है वो बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है।
जब हम आग पर रखते हैं बर्तन को तो वो गर्म हो जाता है, और जब आग पर से हटाते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। तो ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वो जो गर्म बर्तन की जो ऊष्मा है वो ट्रांसफ़र होकर के हमारे एटमॉस्फेयर में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो बर्तन है वो ठंडा हो जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा जो है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। सॉरी, जो ऊष्मा है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो रही है, दोनों ही कंडीशन में। दोनों कंडीशन कैसी? पहली कंडीशन में जब हमने बर्तन को ज्वाला पर रखा, मतलब आग पर रखा, तब भी जो ज्वाला से ऊष्मा है वो बर्तन की ओर गई। ठीक है, मतलब गर्म से ठंडी की ओर गई। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब हमने बर्तन को आग पर से हटा करके ज़मीन पर रखा तो उस बर्तन से ठंडे एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, ज़मीन पर चली गई। तो इस तरह से दोनों ही कंडीशन में जो ऊष्मा है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हुई। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है कि ऊष्मा जो है वो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ही प्रवाहित होगी। पहले जानना चाहती है कि क्या इसका ये अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? जी हाँ, बिल्कुल राइट है कि अगर दोनों वस्तुओं का ताप समान है, मैंने आपको बताया कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन अगर दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर सेम है, दोनों ही वस्तुएं गर्म है या दोनों ही ठंडी है, तो ऊष्मा जो है वो स्थानांतरित नहीं होगी, जहाँ है वही रहेगी। ठीक है, ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं होगा। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। ठीक है, अब ऊष्मा ट्रांसफर किस प्रकार होती है? क्रियाकलाप 4.6 देखते हैं। एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। आपको एक स्केल ले लेना है, ठीक है, एल्युमिनियम का या फिर लोहे का। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। आपको स्केल पर जगह जगह, ठीक है, मोम के टुकड़े लगाने हैं। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। इस तरह से दो ईंटों के बीच में दबाकर स्केल को रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। अब आपको क्या करना है, छड़ के स्केल के दूसरे सिरे पर के नीचे मोमबत्ती रखनी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो मोमबत्ती के पास जो हमने मोम लगाया था वो पिघलना शुरू हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही ये पिघलता है तो इसके बाद वाला जो मोम है वो पिघलना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये पिघलना जैसे ये पिघलता है इसके बाद वाला मोम पिघलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से सभी मोम जो है पिघल जाते हैं। मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से स्टार्ट होकर उसके आगे वाले सिरों की तरफ जाती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। तो इस प्रक्रिया में भी यहाँ पर एक सिरे से जो कि गर्म था तो वो दूसरे सिरे की ओर जा रही है ऊष्मा, ठीक है, ठंडे सिरे की ओर जा रही है। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ट्रांसफर होती है चालन कहलाता है। और ये चालन ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, ठोसों में ऊष्मा जो ट्रांसफर होती है वो प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा ही स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप इस तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? क्रियाकलाप 4.7 देखते हैं। इसके लिए किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। ठीक है, कुछ वस्तुएं जैसे कि इस्पात की चम्मच, जैसे स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी जिसको डिवाइडर कहते हैं एकत्र कीजिए। इन सब वस्तुओं को आपको एकत्र करना है। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सभी वस्तुओं के एक एक सिरे को गर्म पानी में डुबोना है। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने परीक्षण को सारणी 4.3 में लिखिए। जैसे वस्तु है स्टील की चम्मच, ठीक है, तो स्टील की चम्मच किससे बनी होती है? धातु से। ठीक है, तो धातु
और इसका जब हम इसको गर्म पानी में डालेंगे चम्मच, तो इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी वस्तु ले लेते हैं, जैसे प्लास्टिक का स्केल। तो प्लास्टिक का स्केल प्लास्टिक से बना हुआ होता है। ठीक है, जब हम इसको गर्म पानी में डालेंगे तो इसका दूसरा सिरा जो है वो गर्म नहीं होगा। ठीक है, पेंसिल लेते हैं, तो पेंसिल लकड़ी की बनी होती है। जब हम इसके पेंसिल को गर्म पानी में डालेंगे तो इसका दूसरा सिरा अपने आप ही गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि धातु की बनी हुई वस्तुओं को अगर हम गर्म पानी में डालते हैं तो इसका दूसरा सिरा ऑटोमेटिक ही गर्म होने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं एल्यूमिनियम, आयरन तथा कॉपर। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो सभी धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा का चालक होती हैं। ठीक है, और उसके अतिरिक्त जो भी वस्तुएं होती हैं वो ऊष्मा का कुचालक होती हैं, जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी। ठीक है, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक है। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप 4.8 करके देखते हैं इसके लिए। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। ठीक है, आपको एक गोल पेंदे का इस तरह से फ्लास्क लेना है। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए, आपको उसमें जल भरना है। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। इस तरह से हमें कोई व्यवस्था करनी है ऐसी जिससे कि इसके नीचे एक मोमबत्ती लगाई जा सके या फिर कोई गैस का बर्नर लगाया जा सके। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने परीक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जो जल है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, जब हम जल को गर्म करते हैं तो इसके पास वाला जो है वो जल गर्म हो जाता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका, ठीक है, जल गर्म हो जाता है और गर्म जल जो है वो ऊपर उठता है। ठीक है, जब ये इसके आसपास वाला जल जो है वो गर्म हो जाएगा तो ये गर्म जल ऊपर उठेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये ऊपर उठेगा तो इसकी जगह खाली हो जाएगी। इसकी जगह को भरने के लिए आसपास का जो ठंडा जल है वो इसकी जगह पर आएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला जल गर्म होगा तो वापस से इसकी जगह खाली हो जाएगी, इसकी जगह फिर से खाली हो जाएगी, तो ठंडा जल जो है वो उसकी जगह को आएगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और पानी जो है वो पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा गर्म जो है वो जल ना हो जाए, सारा जल जो है वो गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। हमने अब तक दो प्रक्रिया देख ली, एक तो चालन और दूसरा ये संवहन। ठीक है, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो दोस्तों वायु में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो भी संवहन के द्वारा ही होता है। ठीक है, धातुओं में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन के द्वारा होता है और जल और वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा होता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, ऊष्मा स्रोत के पास की वायु जो है वो गर्म होगी तो गर्म होकर के वायु जो है वो ऊपर को उठेगी और उस वायु के स्थान पर के ठंडी वायु आ जाएगी। जिस प्रकार से जल का संवहन हमने देखा उसी तरह से वायु का संवहन भी होता है। ठीक है, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा ही होता है इसी प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार ये वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4.9 देखेंगे। एक मोमबत्ती जलाइए, अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए इस तरह से। ठीक है, एक मोमबत्ती जलानी है और अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को उसके साइड में रखना है। ठीक है, क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है? तो दोस्तों हाँ, हमारा जो ऊपर रखा हुआ वाला हाथ है वो अधिक गर्मी का अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो गर्म होकर ऊपर उठ रही है तो हमारा जो ऊपर रखा हुआ हाथ है मोमबत्ती के ऊपर वाला वो ज़्यादा गर्मी अधिक गर्म जो है वो अनुभव करेगा। ठीक है, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं। ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ
गर्मी अनुभव करता है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, आप हो गया आपके। ठीक है, जो वायु ऊपर उठती है वो संवहन के द्वारा गर्म होकर के ऊपर उठती है। ठीक है, तो साइड वाली वायु जो है वो इसकी जगह पर आ जाती है। इस तरह से ये जो ऊपर वाली वायु है वो गर्म होगी। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। दिन के समय क्या होता है दोस्तों, धरती जो है वो जल की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होती है, धरती गर्म होती है। ठीक है, जल उतना गर्म नहीं होता है। समुद्र स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, जब धरती गर्म होगी तो धरती के ऊपर की वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी। ठीक है, अब इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। ठीक है, अब जो स्थल के ऊपर की वायु जो गर्म होकर के ऊपर उठी है उसकी जगह लेने के लिए समुद्र की ओर से वायु आएगी, ठंडी वायु। ठीक है, वो उसकी जगह लेगी। फिर थोड़ी देर बाद जब वो वायु गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर उठ जाएगी। फिर उसकी जगह लेने के लिए फिर से समुद्र की ओर से ठंडी वायु आएगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। ठीक है, स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है, क्योंकि भाई समुद्र से वायु आ रही है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो गर्म वायु है स्थल की ओर से, जो गर्म वायु ऊपर की ओर जा रही है, तो वो ऊपर से समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। और ये समुद्र समीर कब आती है, दिन के समय आती है, क्योंकि दिन के समय जो स्थल की वायु है वो गर्म होती है। ठीक है, अब वो गर्म होती है तो गर्म होकर के वो ऊपर उठ जाती है। अब उसकी जगह को लेने के लिए समुद्र समीर जो है वो समुद्र से वायु आती है, जिसको हम समुद्र समीर कहते हैं। ठीक है, तो समुद्र समीर आपको याद रखना है कि दिन के समय चलती है। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ठीक है, रात के समय में यह प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाता है। रात के समय में क्या होता है, दिन के समय तो धरती गर्म होती है, लेकिन रात के समय में धरती ठंडी होती है और समुद्र का जो जल है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, अब समुद्र का जल गर्म होता है तो वहाँ से जो गर्म वायु है वो ऊपर उठेगी। गर्म वायु ऊपर उठेगी तो उसकी जगह को लेने के लिए धरती से वायु चलेगी। ठीक है, तो धरती से वायु चलेगी, वो समुद्र की जो ऊपर की वायु है वो उठी हुई उसकी जगह ले लेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो थल समीर जो है वो रात के समय में चलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समुद्र समीर दिन के समय में चलती है और थल समीर जो है वो रात के समय में चलती है। ठीक है, ये आपको चित्र दिख रहे हैं, समुद्र समीर का चित्र है ये। ठीक है, समुद्र समीर कब चलती है, दिन के समय में। दिन के समय में जो स्थल की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है और इसकी जगह लेने के लिए समुद्र समीर उसकी तरफ को आ जाती है, स्थल की तरफ को आ जाती है। तो समुद्र समीर जो है वो दिन के समय में चलती है, जब दिन के समय में स्थल जो है वो गर्म होता है। ठीक है, और थल समीर जो है वो रात के समय में चलती है। ठीक है, रात के समय में स्थल जो है वो कम ठंडे होते हैं, सॉरी कम गर्म होते हैं, जबकि जो समुद्र है वो ज़्यादा गर्म होता है। समुद्र जब गर्म होता है तो उसके ऊपर की वायु ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, ऊपर की ओर उठती है तो उसकी जगह लेने के लिए थल से समीर चलता है। ठीक है, थल की तरफ से वायु चलती है जो उसकी जगह ले लेती है। इस तरह से जो थल समीर चलती है वो रात्रि के समय में चलती है। ठीक है दोस्तों, यह थल समीर कहलाती है। इस परिघटना को दर्शाता है चित्र 4.11 इस परिघटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। ठीक है, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है गर्मी लग रही है। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोसेस में माध्यम आवश्यक होता है। क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है। क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में वायु नहीं है। सारे स्थान की बात नहीं हो रही है, सिर्फ अधिकांश स्थान की, जहां तक वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल के ऊपर कोई वायु नहीं है। ठीक है, तो वहां पर अधिकांश स्थान पर वायु नहीं है। अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रोसेस द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। ठीक है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक जैसे हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रोसेस द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। जब हम किसी बर्तन को आग पर से हटाकर रखेंगे तो हम देखेंगे कि वो बर्तन
ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो कुछ ऊष्मा है वो विकिरण के द्वारा ही परिवेश में ट्रांसफर होती है, ठीक है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है। विकिरण के द्वारा ही हमारी बॉडी जो है वो एटमॉस्फेयर से ऊष्मा लेती है और एटमॉस्फेयर को ही ऊष्मा देती है। किसके द्वारा देती है? विकिरण के द्वारा ही, ठीक है। तो आपने 3 प्रोसेस देख लिए ऊष्मा के स्थानांतरण के। पहला प्रोसेस चालन था जो धातुओं में होता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस था संवहन जो कि जल और वायु में होता है, और तीसरा प्रोसेस है विकिरण जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। हम अपनी बॉडी में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा करते हैं? विकिरण के द्वारा ही करते हैं, ठीक है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरण विकिरित करते हैं। विकिरण का मतलब एक करंट होता है, किरण टाइप की होती है, ठीक है। तो गर्म पिंड से जो किरणों के रूप में ऊष्मा निकलती है वो विकिरित होती है, ठीक है, सब तरफ फैलती है। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, ठीक है, कुछ भाग टकरा करके दूसरी तरफ चला जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है, ठीक है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप जो है वो बढ़ जाता है। जब जो ऊष्मा एब्जॉर्ब कर लेती है, जो वस्तु जब वस्तु ऊष्मा एब्जॉर्ब कर लेती है तो उस वस्तु का ताप जो है वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? क्योंकि भाई जब छाता होगा तो वो छाता कुछ ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो हम तक ऊष्मा को हम तक विकिरण को पहुंचने नहीं देगा, जिसकी वजह से हमें गर्मी नहीं लगेगी। तो इसलिए धूप के समय में हमें छाते का उपयोग करने का परामर्श जो है वो दिया जाता है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, ठीक है। हम सर्दियों में किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, गर्मियों में किस तरह के वस्त्र पहनते हैं। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 4.10 देखते हैं। इसके लिए टिन के एक जैसे 2 डिब्बे लीजिए, जिनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरी के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। इस तरह से एक को काला करना है और दूसरे को सफ़ेद पेंट करना है। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए इस तरह से, तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रखिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए, ठीक है। अब हम इसको धूप में रखने के बाद 1 घंटे के बाद इन दोनों के जल का ताप मापेंगे। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्लैक कलर वाले डिब्बे में गर्म जो जल है वो अधिक गर्म होगा, और वाइट कलर वाले डिब्बे में जो जल है वो गर्म नहीं हो कम गर्म होगा, ठीक है। केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप के अंतर अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4.11 और देखते हैं। क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? दोस्तों अब हम इन्हीं डिब्बों में 60 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म पानी इसमें दोनों में भर के ठंडी जगह में रखना है, ठीक है, छाँव में, जहाँ छाँव आ रही हो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन सा जल जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, ब्लैक कलर वाला या फिर वाइट कलर वाला। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ठंडा जल होगा जल्दी वो इसका होगा, ठीक है, सफ़ेद वाले का होगा, क्योंकि ब्लैक वाले में ऊष्मा जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम। गहरे रंग के पृष्ठ जो है वो अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? ये अधिक ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने में अंदर लेते हैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में ठंड लगती है और हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और ऊष्मा एब्जॉर्ब कौन करता है ज़्यादा? गहरे रंग के वस्त्र। तो इसलिए हम सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। हल्के रंग के वस्त्र क्या करते हैं? ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, टकरा करके वो किरणें वापस चली जाती हैं। इसलिए गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं, इसलिए गर्मियों में हम क्या करते हैं? हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए तो कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों। अगर भवन निर्माण में हम खोखली ईंटों का उपयोग करेंगे तो खोखली ईंटों के बीच में जो है वो वायु भर जाएगी, ठीक है। और वायु क्या है? ऊष्मा की कुचालक है, ऊष्मारोधी है, ठीक है। तो वायु अंदर की ऊष्मा को ना तो बाहर निकलने देगी और बाहर की ऊष्मा को ना ही अंदर आने देगी, ठीक है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, हमें गर्म बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं
और ऊन ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु जो है वो फंसी रहती है। ये वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इसमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान होती है। तो दोस्तों, दो कंबल जो है वो ज़्यादा गर्मी का अनुभव देंगे, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच में वायु जो है वो विद्यमान होगी। ठीक है।